वी हैव क्वेश्चन ऑन पाइप्स। टाइम एंड वर्क है या पाइप्स वाला क्वेश्चन आता है। इसमें लिखा है 2 pipes टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours. Pipe of larger diameter takes 10 hours less. Then the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each pipe can fill the और कौन रहता है हमारा और बच्चे तुम्हारा वो भी फोर्टीन को गया स्टार्ट है 14 स्टार्ट है पर एग्जैक्ट डेट नहीं पता। फर्स्ट एग्जाम मैथ्स का ही है। फर्स्ट मैथ्स के लिए 9 को नहीं पता ना उनका फर्स्ट मतलब मैथ्स का भी है। चल आ जाओ। अब इसमें मैंने आपको कहा था ईच पाइप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। ये क्वेश्चन लीनियर्स में भी आता है और ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में भी आएगा। लीनियर में आने वाला क्वेश्चन उसमें आपको दोनों पाइप्स का डिफरेंस नहीं दिया होगा, जैसे टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन। ठीक है, उसमें कोई ना कोई आपको और वेरिएशन दी होगी। तो हम लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप। जैसे मैंने लार्जर लिख लिया तो क्या समझ में आएगा? टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप कितना हो जाएगा? टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप कितना होगा? लार्जर टेक्स 10 hours लेस, तो स्मॉलर पाइप का टाइम कितना होगा? x+10। बस इतना ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर लार्जर ले लिया, पर अगर मैं स्मॉलर लेती तो लार्जर का टाइम रखती x-10। ठीक है ना। अब आपको मैंने कहा था यहाँ पर बिना सोचे समझे आपने एक ही काम करना है, और हाई चांसेस है कि ये हमें आए भी क्वाड्रेटिक में। सभी टाइम्स का, चाहे वो डेज में दिया है चाहे वो आवर्स में दिया है, आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। बस गलती पता क्या होती है, आपको जो टोटल टाइम दिया होता है ना वो फ्रैक्शन में दिया होता है। जैसे यहाँ बना 75/8। द मेन मिस्टेक दैट वी डू हियर इज द ब्लंडर दैट, जहां पे होता है ना हम 75/80 लेते हैं बिकॉज हमें लगता है फ्रैक्शन ही है। ठीक है। बस अगर कभी क्वेश्चन ना सॉल्व होना, मैं आपको गलती क्यों बता रही हूँ, क्योंकि गलती कर लेते हैं समझ नहीं आया गलती की है हमने, आंसर सॉल्व कर रहे नहीं आ रहा, पेपर में अटके हुए हैं, तो वहां पर सिर्फ ये चेक करना कि मैंने उसको रेसिप्रोकल लिया है कि नहीं लिया। समझ में आ गया? तो यहाँ पर 8/75 आएगा। आपकी ये इक्वेशन आराम से बन जाएगी। आप देखना पाइप्स वाले क्वेश्चन अब सारे ऐसे ही हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पाइप्स के क्वेश्चन सब इस तरह के ही हैं। अच्छा, इसी में ना टाइम एंड वर्क भी एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। इसकी इक्वेशन फॉर्म करके मुझे बता दो।
फैक्टर्स हो गए? क्या बने फैक्टर्स? इक्वेशन ये बनी। 150 नहीं होगा, 35 के फैक्टर्स होने चाहिए, 105 हो सकता है, 70 हो सकता है क्योंकि मैंने 2 कॉमन लिया है। सो फैक्टर्स मेरे बन रहे हैं 60x एंड 25। देख क्या गलती की है, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बता। आपने x और x+10 ही लिया है ना? हाँ, गलती देख ले, तुम कैलकुलेशन पे थोड़ी ज्यादा गलती कर रहे हो इस बार, है ना? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्लास में गलती हो रही है, पेपर में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर गलती होती है ना, उसको को अच्छा है यहीं पे सारी गलती हो जाए पेपर में, ताकि हम कोई गलती नहीं करके आए। ठीक है, तो 25, दिस विल बी x-15, तो ऑफ कोर्स x की वैल्यू 15 आ गई। लार्जर लार्जर टाइप लार्जर पाइप टेक्स 15 आवर्स एंड द स्मॉलर वन विल टेक 15 + 10 25। समझ में आ गया इतना, है ना? तो अब देखोगे सारे क्वेश्चन यही है हमारे पास अब। Two pipes together can fill a tank in 3 1/13 hours. One tap takes 3 hours more than the other to fill the tank. Find the time taken, find the time in which each tap would separately fill the tank. सब एक तरह से क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और लिखवाऊंगे जो टाइम एंड वर्क का होगा। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन 28, 29 बिल्कुल सेम होगा। तो क्या जो मेरी इक्वेशन है, इफ आई टेक वन पाइप टेक्स x आवर्स, द नेक्स्ट पाइप विल टेक 3 आवर्स मोर, तो x+3। सो कैन आई से इट विल बी 1/x प्लस 1/x+3। तो ये हो जाएगा 13/40। रेसिप्रोकल लेना है, यहाँ 40/13 बना है, तो मुझे यहाँ रेसिप्रोकल लेना है। ठीक है, इट इज 3 1/13। सो आई टेक रेसिप्रोकल है, बस इतना ध्यान रखना। क्या ये इक्वेशन बन गई सबकी? x+3 प्लस x, कल एट द मैक्सिमम मैं ये चैप्टर फिनिश करवा दूंगी, मैक्सिमम कल तक हो जाएगा ये। तो उसके बाद आपने टेस्ट के लिए तैयार रहना है। ठीक है, 2x+3 इंटू 40 इज इक्वल टू 13x² + 3x हो जाएगा सॉल्व ये। 80x+120, 13x² + 39x। तो हो सकता है थोड़े फैक्टर्स मुश्किल से बने इसके। लेट्स सी, 13x² - 41x
-120 = 0। 13 तो देखो फैक्टराइज नहीं होता। 120 के फैक्टर्स 4 और 30 लिख देते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं चाहिए 41। ठीक है, तो एक इवन एक ऑड नंबर है ना। तो 13 के साथ ही 26 और 60 कर सकते हैं, नहीं। सो 13 × 2 × 2, और यहाँ मैंने लिख दिया 15, या 3 × 5 × 2। देखो एक इवन एक ऑड चाहिए, तभी डिफरेंस जो है वो ऑड आएगा। 3 × 2 × 5। ठीक है, तो 13 5 का कितना होता है? 65, और 65 और 24 हो गए। समझ में आ गया? सिर्फ लॉजिक्स होते हैं थोड़े बहुत नंबर्स के लिए। जैसे अगर डिफरेंस 5 का होता है ना, तो मुझे लगता है मल्टीपल्स ऑफ 5 बनेंगे। आपके डिफरेंस x आ गया, 1 आ गया, तो कंसेक्टिव नंबर्स होंगे। सो 41 है, तो मुझे इवंस को अलग रखना है, ऑड्स को अलग रखना है। तो इवंस को हमने अलग लिख लिया, ऑड को मल्टीप्लाई किया 65, एंड देन सो 13 x कॉमन लिया, x-5, और 24 कॉमन लिया, x-5। तो बट ऑफ कोर्स x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी के बाद ना, ये तो स्विमिंग पूल वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम है। करना है, चलो करो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। ये आपने लीनियर इक्वेशंस में भी किया होगा। फर्क क्या है इसमें और उसमें? वहां पे दोनों पाइप्स का डिफरेंस नहीं दिया हुआ टाइम का। टू फिल अ स्विमिंग पूल, two pipes are to be used. Pipe of larger diameter is used for 4 hours and pipe of smaller for 9 hours. Only half of the pool can be filled. इसमें लिखा है find how long will it take for each pipe to fill the pool separately if pipe of smaller diameter takes 10 hours less. ये जो टाइम डिफरेंस होता है दो पाइप्स का, ये क्वाड्रेटिक में ही दिया जाएगा, लीनियर में नहीं होगा। ठीक है, पाइप ऑफ लार्जर डायामीटर, यहाँ लिखा हुआ है pipe of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. ठीक है, so let the time taken by smaller pipe. अब यहाँ पे ये मैटर करेगा स्मॉलर क्या ले रहे हो और लार्जर क्या ले रहे हो। x hours ले लिया, so therefore time taken by larger pipe कितना हो जाएगा? x-10 hours। समझ में आ गया? अब इसने लिखा है पाइप ऑफ द लार्जर डायामीटर, उसका टाइम क्या था? x-10। कितना यूज कर रहे हैं उसको? 4 आवर्स के लिए। तो क्या होगी इक्वेशन? 4/x-10। टाइम जो है हमेशा रेसिप्रोकल होगा 1/x-10 की। 1 घंटे का काम कितना है? 1/x-10। और 4 आवर्स के लिए 4/x-10। एंड पाइप ऑफ स्मॉलर फॉर 9 आवर्स, तो स्मॉलर जो है वो 1/x है, used for 9 hours. Only half of the pool can be filled. क्लियर हो गया इतना? तो x की दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर एक 6 होगा। 6 नॉट पॉसिबल, क्योंकि x-10 एक नेगेटिव नंबर बन जाए। ठीक है,
क्लियर हो गया इतना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसमें। हो गया सबका? अब देखो, यही क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में कैसे बन जाता है। पी टेक्स, लिखो, पी टेक्स 16 days लेस देन ए। बी टेक्स 16 days less than A to complete a piece of work. B takes 16 days less than A to complete a piece of work. If both working together, if both working together, if both working together can finish it in 15 days. In how many days will we alone complete the work? ठीक है ना, वही पाइप्स का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर दिया। दोनों का टाइम डिफरेंस दिया हुआ है। टाइम टेकन बाय ए x days, टाइम टेकन बाय बी विल बी x minus 16। लिखो फटाफट से, इक्वेशन क्या बनेगी। लेट टाइम टेकन बाय ए therefore टाइम टेकन बाय बी x minus 16। अब इसकी इक्वेशन बताओ क्या बनेगी। क्या बनाई है हसरत? ठीक है, इक्वेशन क्या बनाई है मेहताब, तुमने क्या बनाई है? देखो, इन क्वेश्चन से डरना नहीं है क्योंकि इनमें पैटर्न वही है सबका। क्या बनाइए बताओ। मृदुल क्या बनाइए इक्वेशन? 1/15। 1/15 लिखा है, 5 लिखा है? मुझे 5 लग रहा है। ठीक है ना, बन जाएगी ना। अभी वही सेम क्वेश्चन है आपका, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा, सॉल्व हो जाएगा ना अभी, है ना। अब नेक्स्ट लिखो। इन क्वेश्चंस को ना मैं फिनिश करवा दूं सिलेबस, एक दिन लगाकर ना क्लास में बैठकर आपसे सॉल्व करवाऊंगी, और नहीं सॉल्व करोगे ना टेस्ट में दिख जाएगा ये। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट वन। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन डालना है या ट्रिकी डालना है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट बट हाँ थोड़ा ट्रिकी है। लिखो, सम स्टूडेंट्स वेंट फॉर अ पिकनिक, सम स्टूडेंट्स वेंट फॉर अ पिकनिक, द बजट of the food was rupees 480, as 8 of them failed to join the party. The cost of food for each member
increased by rupees 10. Find how many students went for the picnic. तुमने इसको x और x-8 लिया है ना, कर लो वैसे, करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस आंसर ध्यान से देना। जैसे ट्विस्ट इन द आंसर, वो अब एक नंबर कटेगा बस, उसमें पूरा क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, बस वो लास्ट का एक नंबर हो गया, ओ गॉड ये कर दिया, राइट। दिस इज अ स्टूपिड मिस्टेक, या मैंने नहीं सोचा, बस वो चीज है, राइट। तो हमेशा मैं कहती हूँ जो चीज निकालनी होती है ना, उसी को एक्सपोज कर लो, बिकॉज आपका आंसर वही आता है। अब तुम जो निकालोगी तुम्हें उसमें -8 करना होगा, बिकॉज हाउ मेनी वेंट फॉर द पिकनिक, सो योर आंसर इज x-8 वेंट फॉर द पिकनिक। समझ में आई बात? बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई? कर ले, वैसे करो, कोई गलती नहीं है उसमें, करनी चाहिए, वैसे ही कर लो सॉल्व, उसमें गलत कुछ नहीं कर रहे आप। बस फर्क क्या होगा हसरत, अगर आपने उसको सॉल्व किया तो तुम्हारा आंसर 24 आएगा, ठीक है। जबकि आपको आंसर मार्क करना है हाउ मेनी वेंट फॉर द पिकनिक, तो आंसर होगा 16 वेंट फॉर पिकनिक। बात समझ में आई? द ओनली ट्विस्ट इन दिस क्वेश्चन इज कि हम लिखते हैं लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, हाउ मेनी वेंट फॉर द पिकनिक x-8, लेकिन आपको आंसर x-8 पूछा हुआ है। तो आपने आंसर में जब आपने सॉल्व किया ना इक्वेशंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर आएगा x = 24। आप लिखोगे देयरफॉर स्टूडेंट्स 24 आंसर, लेकिन उसने कहा है हाउ मेनी डिड गो फॉर दिस पिकनिक, तो आपने 24 -8 16 लिख कर आना है। तो ऐसी मिस्टेक्स को मैं कैसे अवॉइड किया करती थी, या कैसे हमने रखना है उसको, कि मुझे नहीं पता लास्ट में, बिकॉज वी गेट सो एक्साइटेड। और अगर ये एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो 24 देख के ना बस होता है कि फटाफट मार्क करो, खुजली सी हो जाती है, और ये हुआ है ऐसा 2-3 बार बच्चों के साथ हुआ है।
इक्वेशंस में क्वेश्चन थे, उन्होंने कहा नहीं हमें नंबर दिखा, हमने मार्क कर दिया, लेटर ऑन भी रियलाइज को कब पेपर से आने के बाद कि वो सम ऑफ एजेस पूछा हुआ है। बात समझ में आई? मैंने सिर्फ फादर्स एज मार्क कर दी, मुझे पता नहीं था कि वहां पे सम ऑफ एज लिखना है। वो बी ऑप्शन था, मैंने ए पार्ट मार्क किया, वापस आ गई और मुझे लगा ठीक ही होगा। तो यही चीज अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा कहती थी कि जो दिया हुआ है ना, जो निकालना है उसको सपोज करो। सो हाउ मेनी डिड गो फॉर द पिकनिक? x, and how many planned to go? x+8। आपका आंसर आप एंड में कुछ भी नहीं करके आए ना, आपने लिखा therefore the number of students, required number of students 16, बिल्कुल सही है। बात समझ में आई? ये 2-3 जगह होता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है। एंड आई हैड क्वेरीज हमारे पास आती, मेरे पास आती है कि नहीं नहीं मैंने तो इसको प्लस ही नहीं किया 7 बाद में। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने जो निकालना होता है ना, हम उसी को ले लेते हैं कि बाद में सोचने दिमाग में आए चाहे ना आए। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद लिखो, अब एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। हाँ वो ठीक है, समझ में आ गया सबको ये? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस वन अ डिफिकल्ट वन। आपको मैंने लीनियर इक्वेशंस में सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन करवाया था ना, फादर्स एज इज इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन, वैसा ही ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो पेपर में अगर आया ना तो किसी ना किसी का तो गलत, मतलब सबका गलत होगा ही, लेकिन करना कैसे है इस क्वेश्चन को लिखो। दिस ऑल्सो, ये सबसे डिफिकल्ट वन में आएगा, वर्कशीट में नहीं लिखा हुआ बट बाद में क्वेरीज आती है, किसी ना किसी के पेपर में आएगा कि असाइनमेंट में दिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट आशा's एज in years is two more than two more than the square of her daughter Nisha's age। डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लो, पेपर से पहले से पढ़कर जाना है, किसी एक पेपर में आ गया ना या टेस्ट में आ गया। when Nisha grows to be her mother's age, mother's present age, Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha। Find the present ages of both Asha and Nisha। एज वाले क्वेश्चन में ना मैंने आपको कहा था हमेशा क्या होगा, आपको ना कहा जाएगा 10 years आफ्टर, फ्यू इयर्स बैक, 10 साल पहले, 10 साल बाद, मतलब कुछ साल बाद, कुछ साल पहले की एज हमें दी होगी। यहां पर लिखा हुआ है कि प्रेजेंट में आशा की एज है 2 years मोर देन स्क्वायर ऑफ डॉटर्स निशाज एज। तो किसको सपोज करोगे पहले एक्स, आशा की एज को या निशा की एज को? निशा की एज को ना, तो हमने लिख दिया लेट द एज ऑफ निशा इक्वल टू x years। तो आशाज एज कितनी हो जाएगी? फैन बंद कर, इससे नहीं है तो ऐसे है। आशाज एज क्या हो जाएगी? 2 more than स्क्वायर ऑफ अ डॉटर्स एज, 2 more than स्क्वायर। निशा की एज को क्या लिखा है? x, है ना? हाँ, तो क्या लिखा तुमने? x² + 2 या 2 + x², ये आ गई हमारी आशा एज। अब आता है इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्विस्ट। when Nisha grows to be her mother's present age, निशा की एज हो जाएगी जो उसकी मदर की प्रेजेंट एज है।
ठीक है, दिस लाइन होल्ड्स द होल ट्विस्ट टू द क्वेश्चन, इसी से मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अभी तो निशा की एज एक्स ईयर्स है ना। आफ्टर फ्यू इयर्स, वो फ्यू इयर्स हमें दिए होते ना, तो क्वेश्चन होता सॉल्वेबल, वो नहीं दिया होगा, उसने कहा कुछ साल के बाद जब निशा हो जाएगी आशाज एज। ठीक है, आफ्टर फ्यू इयर्स निशा की एज कितनी मांग रहे हो आप, जो उसकी मदर की एज है, जो कि है x² + 2। उस साल पर आशा की एज क्या है, 1 year लेस देन 10 times द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, बट वी नीड कि 10x - 1, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन 10x - 1 के साथ आशा की अभी की एज भी तो निकालेंगे ना, एक एक और वेरिएबल में, एक और तरह से, है ना। मान लो आपको दिया होता 10 साल बाद, मान लो कि 10 साल बाद निशा की एज अपनी मदर की एज जैसे हो रही है, राइट। तो आप क्या करते हैं, x + 10, x² + 2 + 10, यही करते हैं ना। आपको ये नहीं दिया हुआ कि इस एज में कितने साल ऐड करने हैं। आपने अभी के हिसाब से तो निशा की एज बता दी, लेकिन इसके हिसाब से x² + 2 के हिसाब से आशा की एज क्या हुई आपको नहीं पता। ठीक है, उसने बता दिया कि वो 10x - 1 हो जाएगी, लेकिन इसके साथ क्या रिलेशन आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर मदर इज 30 years old एंड यू आर 10 years old, ठीक है, आपको 10 से 30 आने में कितने साल लगेंगे, 20। क्या किया, 30 - 10, और आपके मदर की एज क्या हो जाएगी, 30 + 20, 50। बात समझ में आई कि जब निशा की एज हो रही है x² + 2, आशा कितने साल आगे बढ़ जाएगी, x² + 2 तो उसके पास है ही है, प्लस x² + 2 - x। यही एक चीज समझने में इस क्वेश्चन का पूरा मतलब, यही चीज समझ ली तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको आशा को आगे बढ़ाना है कितने साल, जितने साल निशा आगे बढ़ी है, राइट। निशा एट प्रेजेंट वॉज एक्स ईयर्स ओल्ड, उसके बाद होगी x² + 2, तो x से x² + 2 की जर्नी कितनी है, x² + 2 - x, वही हम आशा की एज में ऐड कर देंगे, एंड देन दिस विल बी इक्वल टू 10x - 1। यही पूरी इक्वेशन है। अगर ये समझ में आ जाती है, इस लाइन को समझ लेते हो, व्हेन निशा ग्रोस टू बी हर मदर्स प्रेजेंट एज, ये पूरा क्वेश्चन इसी बात पे टिका हुआ है बस। क्योंकि वो आपको नहीं बताया हुआ आफ्टर दीज मेनी इयर्स, अगर दिया हो तो आप लिखोगे वहां प्लस किया 10 किया, यहाँ पे x² + 2 + 11 कर दिया, 12 कर दिया, जो भी आता है इक्वल टू 10x - 1, यही करते हैं हम। हमें वो दिया ही नहीं हुआ, तो वो गैप कैसे निकालोगे, निशा की प्रेजेंट एज एंड व्हाट वुड बी निशाज एज विच इज इंटेंडेड, उनका डिफरेंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, और यही इक्वेशन बनानी इस क्वेश्चन में मुश्किल है। तो ये आ गया 2x² + 4 - x -10x + 1, 2x² - 11x + 5। देखो कितनी इजीली फैक्टर्स भी हो जाते हैं, है ना। और इसमें मैंने आंसर ऐसे ही बोल दिया, 2x² - 10x - x + 5 = 0। सो 2x कॉमन लिया, x - 5 - 1 x - 5, सो 2x - 1 x - 5, तो x की वैल्यू 5 आएगी, क्योंकि उसने लिखा हुआ है इन ईयर्स, तो 1/2 6 months नहीं लिखोगे, 1/2 को रिजेक्ट करोगे, बिकॉज x की वैल्यू कंप्लीट ईयर्स में चाहिए हमें। तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, सो निशाज एज इज 5 years एंड आशाज एज विल बी 27 years। सो दो सिनेरियो दिया हुआ वो 25 years का दिया हुआ, नहीं 20 years का दिया, 27 और 5, 22 years। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अगर मैं इसके एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगी ना, हमारा वो वाला नेचर ऑफ फ्रूट स्टार्ट नहीं होगा, पहले नेचर ऑफ फ्रूट्स कर लो। इसमें अब एग्जाम्पलर के एक दो क्वेश्चंस रह गए, स्टेटमेंट वाले हैं, वो बाद में करवाती हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, कि सिर्फ जैसे कि आपने लीनियर इक्वेशंस में चेक किया था, है ना, सिर्फ कोएफिशिएंट्स को देखकर, दो इक्वेशंस को हम कोएफिशिएंट्स देखते थे और कहते थे अच्छा सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, लाइंस कैसी बनेगी, पैरेलल होगी और इंटरसेक्टिंग होगी या ओवरलैपिंग होगी, है ना। ऐसे ही यहां पर सिर्फ कोएफिशिएंट्स को देखकर हमें बताना है कि इस वाली इक्वेशन के फैक्टर्स बनते हैं कि नहीं बनते।
ठीक है। आपने दो तरीके से फैक्टर्स निकाले थे, एक तो करते हो स्प्लिटिंग, एक करते हैं फॉर्मूला, है ना। और जहां आपको पता है कि स्प्लिटिंग नहीं लगती, मतलब फैक्टर स्प्लिटिंग से आ ही नहीं रहे हैं, ये नहीं कि आपसे नहीं बन रहे, हम वहां पे फॉर्मूला लगाते हैं। अब कभी कभी फॉर्मूला लगाकर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, फैक्टराइज तो नहीं हो रहा। आपने कहा चलो डी निकालते हैं, डी निकाला हमने, क्या होता है डी, बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी में आप लिखोगे वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू वन, वन माइनस फोर क्या आ गया, माइनस थ्री। बिल्कुल ठीक है। फिर आपने एक्स की वैल्यू सॉल्व की, आपने कहा माइनस ऑफ वन प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय टू ए किया ना, तो यहां पे लिखा माइनस थ्री अपॉन टू। यहां पे आके अटक गए क्योंकि स्क्वायर रूट में माइनस का नंबर तो हमने किया ही नहीं, राइट। तो यहां तक पहुंचने तक, यहां पर आकर जो चीज सोच रहे हैं वो हम पहली केस में ही सोच लें कि रूट्स आएंगे भी कि नहीं आएंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या शो करते हैं, ग्राफ में क्या शो करते हैं, वो भी बात समझ में आती है। अब आ जाओ, इसके लिए पॉलिनोमियल में हमने क्या कहा था, जीरोस क्या शो करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस, है ना। जीरोस क्या शो करते हैं कि एक्स एक्सिस के पॉइंट्स क्या है, कुछ इस तरह से बनकर जा रहा है, आपने कहा यहां पर एक्स को इंटरसेक्ट किया, समझ में आ गया। तो बेसिकली हम बताना चाहते हैं रूट्स को देखकर या अपने कोएफिशिएंट्स को देखकर कि इसका जो ग्राफ है वो किस तरह का होगा, एक्स को इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा, कब करेगा, कब क्यों नहीं कर रहा, वो सारी चीजें हम करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए सबसे जरूरी चीज निकालने वाली क्या है हमारे लिए, सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, राइट। नेचर ऑफ रूट्स के लिए विल फाइंड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विच इज डिस्क्रिमिनेंट। अब तीन ही केस होते हैं, या तो ये डिस्क्रिमिनेंट होगा मोर देन जीरो, या होगा इक्वल टू जीरो, और या होगा लेस देन जीरो। डी पॉजिटिव है, डी इक्वल टू जीरो है, या डी नेगेटिव नंबर, तीन ही केस है हमारे। ठीक है, अब इस डी को हम यूज कहाँ करते हैं, यहां। तो जो भी चीज है ना, हम इसके बेसिस पर ही डिटर्मिन करते हैं। क्लियर हो गया, डी पॉजिटिव नंबर है, फोर, सेवन, फाइव, 29, 27, 25, परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, आपके यहां पर डी आ रहा है स्क्वायर रूट में, ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है एक, है ना, तो वैलिड है ना, या तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा, रूट्स तो एग्जिस्ट करती हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, रूट्स आर रियल, या रैशनल होंगी या इरेशनल होंगी। रैशनल कब होगी, जब स्क्वायर रूट हट जाएगा, प्रोवाइडेड हमारा बी और ए भी स्क्वायर रूट वाला नंबर नहीं है। ठीक है, डी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो डी से हट जाएगा स्क्वायर रूट साइन, है ना। लेकिन बी और ए को भी उसके लिए जरूरी है रैशनल होना, तो हमारी रूट्स रैशनल हो जाएंगी। डी से नहीं हट रहा स्क्वायर रूट, 27 दिया हुआ है, तो ये रैशनल होगी। इन एनी केस रूट्स तो रियल है ना, रूट्स आर रियल। अब यही स्क्वायर रूट ऑफ डी एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, सेम नंबर से एक नंबर को प्लस कर रहे हो एक नंबर को माइनस कर रहे हो, तो दो अलग अलग नंबर आएंगे, जिसे हम लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सिर्फ डी निकालकर बताएंगे कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आ गया, डी इक्वल टू जीरो में देखो यही चीज जीरो हो गई, एक ही पॉइंट बन गया माइनस बी बाय टू है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे रूट्स तो एग्जिस्ट कर रही हैं, आर रियल एंड इक्वल, सिर्फ एक ही है, दोनों एक ही पॉइंट पर, मतलब कुछ इस तरह से जा रहा है, या तो ये ऐसे जाएगा या इस तरह से, है ना। अब यहां पर क्या होगा, आइदर इट विल गो लाइक दिस और लाइक दिस, अपवर्ड डाउनवर्ड समझ में आ रहा है ना हमें। ठीक है, अब आते हैं डी लेस देन जीरो, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर,
अभी तक हमने नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं वो नंबर्स भी, पर हमारे अभी नोटिस में नहीं है, तो हम यहां लिखते हैं नो रियल रूट्स। आपने ये नहीं लिखना डज नॉट एग्जिस्ट, आपने कहना रियल रूट्स नहीं है। ऐसे नंबर्स क्या होते हैं वो बात की बात है, ना ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ये उड़ता हुआ जाएगा। ठीक है, ना ही एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, ना ही एक्स को टच कर रहा है किसी भी पॉइंट पर। क्लियर हो गया? पहले तो हमारे पास क्वेश्चंस ही ऐसे आते हैं कि हमने बताना है कि रूट्स पॉसिबल है या नहीं है। फिर होते हैं हमारे पास मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने करना है, बुक ही खोल लो अपनी, ओपन योर बुक्स। एक एक्सरसाइज रहती है, पहले वो कंप्लीट कर ले, नेचर ऑफ रूट्स पे, पेज नंबर 45। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7। ये जो पोल वाला क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल 8, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में विद वेरिएशन आ भी जाता है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी कितना है, बस यहां पर ना -4 लिखना, जब आप इसको एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। मुझे पता है 4 का स्क्वायर करोगे या -4 का 16 आएगा, बट डू राइट -4, नंबर नहीं कटवाने हमें। और 2 × 3, तो 16 -24 विच इज -8 लेस देन 0। नेचर ऑफ रूट्स में लिखेंगे हेंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, है ना। और यही चीज आप पॉलिनोमियल में भी बोल सकते हो, नो रियल जीरोस। पॉलिनोमियल में ना बस आपको ये इक्वल टू 0 करके नहीं दिया जाएगा, बस इतना फर्क है। ग्राफ में जब आप इक्वेशन लिखते हो ना, वो किसी और फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है ग्राफ में, और जब आप पॉलिनोमियल लिखते हो तो पूरा ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ बनता है ना, वो पॉलिनोमियल का बनता है, इक्वेशन का नहीं बनता। बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यही चीज दिखाती हूँ कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या फर्क है, तो सिर्फ ग्राफ में फर्क है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट एक्स स्क्वायर -5x + 6, ग्राफ बना ना, है ना। अब इसी को मैं इक्वल टू 0 कर दूंगी, देखो कैसे चेंज होगा, ग्राफ है ना, इक्वल टू 2 और 3 पे स्ट्रेट लाइन बन गई कि या तो x की वैल्यू 2 या कि x की वैल्यू 3। बात समझ में आया? पॉलिनोमियल में और ग्राफ में और इक्वेशन में यही फर्क है। इक्वेशन में वी आर लुकिंग फॉर 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स, राइट। पॉलिनोमियल में वी लुकिंग फॉर द एंटायर, पूरा उसका पाथ देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, राइट। इफ आई राइट एक्स का स्क्वायर -5x + 6, क्लियर हो गया? इक्वेशन और पॉलिनोमियल में यही फर्क है, पर वो 2 और 3 भी हम डिस्क्रिमिनेंट से लेकर आ सकते हैं, इक्वेशन के केस में भी और पॉलिनोमियल में भी। क्लियर हो गया इतना? चलो अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 8, इंपॉर्टेंट है ये, अभी हो जाएगा। कल जो क्वेश्चंस रह गए और इस वाले के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगी। मोर और लेस आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट है, उसके बाद फिर रिविजन करनी, ठीक है। तो एक बार एमसीक्यू टेस्ट होगी, फिर आप क्लियर हो गया? चलो शुरू करो। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters. एक पोल इरेक्ट करना है बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क, और इस पार्क की ना हमें डायामीटर दी हुई है। A pole has to be erected on the boundary of a circular park 13 meters diameter in such a way difference of its distances from the two diametrically opposite fixed gates on the boundary wall is 7 meters.
ठीक है, तो हमने ये लिया, एक पोल को हमने इरेक्ट करना है, डायामीटर आपको दी हुई है 13 मीटर्स। ठीक है, इस तरह से हमने इरेक्ट करना है डाया कि इसका डिस्टेंस, difference of its distances from the two diametrically opposite fixed gates। diametrically opposite मतलब diameter के along वो दोनों gates हैं, उनका difference जो है आपस में diameter के equal है। इनका distance जो है A और B में, इनको join करेंगे तो वो center से pass करेगा। ठीक है, तो यहां से जो distance चाहिए ना इस पोल का A से और पोल का B से, that distance का difference is 7 मीटर। तो अगर मैं लेती हूं लेट पी ए इज इक्वल टू एक्स मीटर्स, देयरफॉर पी बी या तो x-7 है या x+7। क्लियर हो गया? अब थोड़ी सी नाइन्थ सर्कल जिसमें यूज होगा, एंगल एपीबी क्या है? 90 डिग्री। क्यों? एंगल इन अ सेमी सर्कल। क्लियर हो गया इतना? अब आप लगा लोगे पाइथागोरस थ्योरम। डायमीटर 13 दिया हुआ है ना, तो एपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर। अब बस यहां पर ना आपको बस इक्वेशन अगर एज इट इज पेपर में आता है ना, तो लिखा है इज इट पॉसिबल टू डू सो। आपने इक्वेशन बनानी है, पहले निकालना है डी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली वर्ड बाय वर्ड अगर मैं चलती हूँ, उसने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कैलकुलेशंस के हिसाब से। तो आपने x² प्लस 49 प्लस 14x माइनस 169 किया, 2x² प्लस 14x माइनस 120, x² प्लस 7x माइनस 60। फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 12 और 5। तो एक x की वैल्यू 5, एक फैक्टराइज मैं क्यों कर रही हूँ, इक्वेशन बना दी ना ये, और बना दिया x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। है ना? उसने कहा है इज इट पॉसिबल टू डू सो, उसके लिए पहले आपको निकालना होगा डिस्क्रिमिनेंट। अगर मैं थ्योरेटिकली इस क्वेश्चन में जाती हूँ ना, पहले मुझे डी निकालना है, बिकॉज कहा है कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो आप लिखोगे 7 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × -60, 49 प्लस 240 क्या आ गया? 289। फिर हम लिखेंगे सिंस d इज मोर देन 0, यस द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, यस इट इज पॉसिबल टू इरेक्ट अ पोल, यस इट इज पॉसिबल टू इरेक्ट अ पोल। अब इसको सॉल्व कर लो, और हो सकता है कि आपको ये फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करना। ठीक है, तो यस इट्स पॉसिबल। x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 289/2, -7 प्लस माइनस 17/2, -7 -17 -7 प्लस 17। तो देखो आंसर हमारे पास 5 ही आ रहा है, नेगेटिव वाला आंसर तो हम कर देंगे रिजेक्ट। क्लियर हो गया इतना? एग्जाम्पल 9 हो जाएगा, देखो। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। ये समझ में आ गया ना? इसको अब जो हमारे एक्सरसाइज के 4.3 के थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है ना, ऐसे ही सॉल्व होने वाले स्टेटमेंट वाले। बाकी फर्स्ट और सेकंड जो है ना, वो मैं आपको, फर्स्ट तो आप कर सकते हो, सेकंड मैं करवाऊंगी। सेकंड के टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं कल करवाऊंगी। तो हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 9, विच सेज फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of this equation and hence find the nature of roots, and if the roots are real, find them।
ठीक है। अगर यही सेम क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपने लिखना है a इक्वल टू 3, b इज -2, c इज 1/3। यू कैन टेक द एलसीएम एज वेल, एलसीएम भी ले सकते हो। देन विल फाइंड d एज b स्क्वायर -4ac, -2 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 1/3। 4 - 4 कितना आ गया? 0। Since d is equal to 0, the roots are real and equal। अब कहते आ गया तो हमें फॉर्मूले से ही निकालना है। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 2a, 2 प्लस माइनस 0, 2 इंटू 3। सो आंसर क्या आ जाएगा? 2/6 और 1/। ठीक है। सो आप लिखोगे therefore the roots are 1/3 1। क्वेश्चन नंबर 3 कर लो सॉल्व। चलो करो, क्वेश्चन नंबर सॉल्व तो करो उसको। Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth? Length है twice the breadth, so let the breadth be equal to x meters और लेंथ क्या हो जाएगा? 2x। और एरिया दिया हुआ है 800, तो आप लिख दोगे 2x स्क्वायर इज 800, x स्क्वायर इज 400। तो यहां से इसको लेकर जाना है एक्स स्क्वायर -400 इक्वल टू 0। फिर लिखोगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। b तो है नहीं, -4 इंटू 1 इंटू -400 क्या आ जाएगा? 1600। सिंस d इज मोर देन 0, therefore it is possible। अब डायमेंशंस निकालनी है आपने। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 600 डिवाइड बाय 2। क्लियर हो गया? 1600 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 400 डिवाइड बाय 2। प्लस माइनस लिखोगे। ठीक है। तो प्लस 200 -200 -200 रिजेक्टेड, नहीं 40, 400 नहीं 40। +20 -20 और -20 रिजेक्ट कर दिया। सो ब्रेड्थ आ गया 20 मीटर्स और लेंथ कितना आ गया? 40। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो परसों मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी क्लास में।